हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमने शुरू करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, आपको पता ही है कल हमने जो है दिसंबर 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था मैथ का CSI नेट JRF का, तो उसका लीनियर पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया था, यानी कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर शुरू करेंगे। पार्ट बी और पार्ट सी में देखते हैं हमें मतलब कितने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट में करने के बाद पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन, तो लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे टोटल हमसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, और कितने मार्क्स के थे। तो चलिए पार्ट बी से हम शुरू करते हैं। जनरली हमारा जो पार्ट बी में कॉम्प्लेक्स जो शुरू होता है तो 33 नंबर क्वेश्चन से हमारे कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आता है। ठीक है, जनरली मतलब ये देखा गया है कि एनालिसिस जब हम करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा 33rd नंबर से ही हमारा जो है कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। उससे पहले हमारा रियल, लीनियर और जो हमारे ये हैं ये आइलर्स मेथड, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ये मार्कओव चैन मतलब ये जो COV वगैरह है वो बीच में मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो यह भी 33 नंबर से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या कहता है, लेट H इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, यानी कि Y इज पॉजिटिव। अपर हाफ प्लेन को डिनोट करता है। FC टू C हमारे पास मैपिंग डिफाइन है, और किस तरीके से डिफाइंड है ये हमारे पास गिवन है, FZ इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा Z। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो सबसे पहले Y पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा x ई रेज टू द पावर -y। मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ मोड ऑफ FZ। ठीक है, मोड लगाएंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा x, और इनटू में 1 में ई रेज टू द पावर y लिख सकती हूँ, मोड हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ से मोड ऑफ FZ हमारा लेस देन 1 आ गया, तो यानी कि बाउंडेड हो गई हमारी वैल्यू। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। डायरेक्ट सोल्व करने से ही हमें इसका डायरेक्ट आंसर मिल गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो गया, हमारा बाउंडेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या कहता है, FC टू CB ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन इस तरीके से डिफाइन है। U पार्ट हमारा रियल एक्सिस है, और V हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल U हमारा ये है, ग्रेडियंट डिनोट करता है। डेल U हमारा है UX, UY, और डेल V हमारा क्या हो जाएगा, VX, VY, ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब हर हाल में ट्रू, यानी कि मस्ट है, मतलब वो ट्रू होगी ही होगी। नेसेसरी ट्रू पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बोला है फर्स्ट ऑप्शन में तो बोला है दो कर्व है हमारे पास, U इज इक्वल टू C1, V इज इक्वल टू C2 आर ऑर्थोगोनल वेयर एवर दे इंटरसेक्ट। सेकंड में क्या बोला है, डेल U डॉट डेल V इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। थर्ड में बोला है इफ F इज एन एंटायर फंक्शन देन डेल U डॉट डेल V इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। इफ फोर्थ में क्या बोला है, इफ डेल U डॉट डेल V 0 एट एवरी पॉइंट देन F इज एन एंटायर फंक्शन। तो मैंने कौन सा मतलब मैंने एक फंक्शन ले लिया FZ इज इक्वल टू, मैंने ले लिया Z बार, ये हो गया हमारा x माइनस में आयोटा y। तो U पार्ट हमारा ये हो गया, V हमारा ये हो गया। जब मैं यहाँ से डेल U डॉट डेल V निकालूंगी तो डेल U डॉट डेल V, U का मतलब UX के विद रिस्पेक्ट टू 1, 0 और डॉट 0, 1 माइनस का 1। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ से इफ दिस इज 0, बिल्कुल 0 एट एवरी पॉइंट देन फंक्शन इज एंटायर। तो फंक्शन तो हमारा कैसा है, एंटायर फंक्शन नहीं है। कैसा है, नॉन एंटायर फंक्शन है। FZ इज इक्वल टू Z बार, फंक्शन कैसा है, नॉन एंटायर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तब भी हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये ट्रू नहीं है कि अगर डॉट प्रोडक्ट हमारी 0 होगी तो फंक्शन कैसा होगा, एंटायर होगा। नहीं, फंक्शन नॉन एंटायर भी हो सकता है। तो यहाँ से D ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब क्योंकि इसने एट एवरी पॉइंट पर बोला था फंक्शन एंटायर होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये 0 नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप ऐसा कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए FZ को कि ये प्रोडक्ट मतलब सेटिस्फाई ना करे, डॉट प्रोडक्ट जो है 0 ना आए। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ XY प्लस में आयोटा y, मैं अगर यहाँ पर ले लूँ तो ये मेरा क्या आएगा, U हमारा हो जाएगा XY और V हमारा हो जाएगा Y। ठीक है, यहाँ पे XY है तो यहाँ पे भी आप XY ही कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा YX, U हमारा ये और V हमारा ये। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी डेल U डॉट डेल V जब मैं निकालूंगी तो ये हमारा आ जाएगा x² प्लस y², जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू जरूरी नहीं है हमारी क्या है, 0 आए। ठीक है, तो B ऑप्शन भी हमारा यहाँ से कट, D हमारा यहाँ से कट। ठीक है, अब ये दोनों कट हो गए एट एवरी पॉइंट, और एट एवरी पॉइंट जब फंक्शन क्या होगा, एंटायर होगा, लेकिन ये बात गलत है। अब ए ऑप्शन पे देखिए, फॉर C1 C2 बिलोंग्स टू C द लेवल कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनकी हर हाल में डेल U डॉट डेल V जो है डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी,
जाएगी जीरो। हर एक पॉइंट पर अगर ये जीरो आ गई तो ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि ये नहीं आ रहा है बी और डी ऑप्शन से, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी हमारा कट हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कैसे होगा, इसका भी मैं प्रूफ आपको दे रही हूँ। अगर कोई फंक्शन एंटायर है, इफ एफ इज एन एंटायर फंक्शन देन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो एट एवरी पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि फंक्शन एंटायर है। अगर फंक्शन एंटायर है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये हमारी कंडीशन होती है। फंक्शन एंटायर है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो कि हमारे पास ये सी आर इक्वेशन होती है। तो डेल यू डॉट डेल वी क्या होता है, हमारे पास ये होगा यू एक्स कोमा यू वाई, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वी एक्स कोमा वी वाई, इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो और ये वैल्यूज पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि हर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगी, जीरो, जब हमारा फंक्शन गिवन होगा एंटायर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ बी ए मैरोमोर्फिक फंक्शन। एफ हमारा मैरोमोर्फिक फंक्शन है, दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, हमारा एंटायर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। ओपन सेट कंटेनिंग द यूनिट सर्कल सी। यूनिट सर्कल सी का मतलब है कि सी सच दैट, क्या मतलब है इसका, सी के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जेड सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन। तो सी कैसा है, हमारा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, मोड जेड इज इक्वल टू वन, सॉरी मोड जेड इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा कैसा है, यूनिट सर्कल गिवन है, ठीक है, यूनिट सर्कल हमारा है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, एंड इट्स इंटीरियर, ठीक है। सपोज दैट एफ हैज नो जीरो नो पोल्स ऑन सी। सी पर ना तो जीरो है ना ही पोल्स हैं। तो लेट एन पी नंबर ऑफ जीरोज, एन जीरो नंबर ऑफ जीरोज, एन पी नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर डिनोट करता है, एन जीरो नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करता है, ऑफ एफ इनसाइड सी रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी यहाँ पर ट्रू है, तो देखिए सब में क्या बोला है, जेड एफ डैश जेड एफ डिवाइड बाई वन बाई टू पाई आयोटा, इंटीग्रेशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड एफ डैश जेड एफ, इसको मैं सोल्व कर लेती हूँ, ये है डी जेड। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूंगी तो बाहर वन बाय टू पाई आयोटा, इसको ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, जेड एफ डैश, नीचे आ जाएगा हमारा जेड एफ, फिर प्लस में वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी तो ये हमारा हो जाएगा जेड डैश, जेड डैश का मतलब जेड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो वन, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जेड अपॉन में एफ, ठीक है, एफ अपॉन में एफ डी जेड, जेड का हमारा वन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साथ में जेड, ठीक है, जेड एफ। आ गया यहाँ तक समझ में। अब चूंकि हमारे पास इसने क्या बोला है, यूनिट सर्कल है, यानी कि मोड जेड इज इक्वल टू वन है, मोड जेड हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू वन है, तो कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई जीरो नहीं है सी में, और ना ही यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला है एफ हैज़ नो जीरोज और नो पोल्स, तो सी के अंदर कोई जीरोज पोल नहीं है, तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश अपॉन में एफ डी जेड, और प्लस में वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन वन अपॉन में जेड डी जेड। इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं किसकी सहायता से, रेसिड्यू की सहायता से। जेड इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या दे रहा है, हमें पोल दे रहा है, जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, जीरो इसके अंदर लाई कर रही है हमारे, जेड इज इक्वल टू जीरो जो नंबर ऑफ पोल्स हैं सी के अंदर लाई कर रहे हैं, गिवन है। तो यानी कि ये रेसिड्यू से जब इसको सोल्व करेंगे तो रेसिड्यू आपको निकालना आता है ना, रेसिड्यू क्या होता है, जेड अप्रोचेस टू जीरो पे निकालेंगे तो जेड इंटू में वन बाय जेड, फंक्शन जेड से जेड कैंसिल, वन आ गया, टू पाई आयोटा से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा वन बाय टू पाई आयोटा, ये हो जाएगा एफ डैश एफ, और ये हो जाएगा डी जेड प्लस में टू पाई आयोटा इंटू में वन डिवाइड बाई टू पाई आयोटा ऑलरेडी था, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया वन। और ये हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंटेड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ये फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंटेड प्रिंसिपल, जो थ्योरम है आपने पढ़ी भी होगी, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल, और प्लस में हमारा क्या है वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये तो हमारा गलत ही है, सी और डी, इसमें माइनस वन है, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल प्लस में वन। आगे समझ में, डायरेक्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन हमने की है, सिर्फ कैलकुलेशन की है, और एक थ्योरम ऑगमेंटेड प्रिंसिपल वाली जो है वो हमें याद होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल, ठीक है, ये होता है। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी रूट डज
द पोलिनोमियल हैव इन द ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क हमारे पास ओपन डिस्क है, सॉरी यहाँ पर अगर ओपन यूनिट होता ना यूनिट डिस्क तो इक्वालिटी का साइन आ जाता, मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता अगर ओपन यूनिट डिस्क की बात होती। अब यहाँ पर खाली ओपन डिस्क गिवन है, तो ओपन डिस्क यहाँ पर अगर गिवन है तो हमें क्या बताना है, इसके रूट्स बताने हैं। हाउ मैनी रूट्स कितने यहाँ पर लाए होंगे। तो रूट्स का नाम लेते ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए रोचेस थ्योरम। क्या आ जानी चाहिए, रोचेस थ्योरम। क्या कहती है रोच थ्योरम, हमें क्या कहती है, एफ और जी हमारे पास दो एंटायर फंक्शन है। एफ और जी हमारे पास क्या है, दो एंटायर फंक्शन है, और मोड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ जी जेड ऑन डिस्क। उस डिस्क पर जो है ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो एफ प्लस जी एंड एफ के पास जो है सेम नंबर ऑफ रूट्स होंगे। क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ जीरोस। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हमें f यहाँ पर क्या लेना है, मोड f इज ग्रेटर देन मोड g, ये वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो f यहाँ पर क्या ले लेंगे, जो लार्जेस्ट जिसका कोफिशिएंट होगा क्या है 50, तो f मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 50 z 30 ले लिया। ठीक है, अब मोड लगाएंगे तो -50 z 30, जब मैं मोड लगाऊंगी तो ये हो जाएगा हमारा 50 विच इज ग्रेटर देन, जो बच गए यहाँ पर क्या बोला है, ओपन डिस्क में मोड z लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 40 + 6 + 1, तो यानी कि 48 50 ग्रेटर देन 48। तो f प्लस जी और f के पास सेम नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, यानी कि रूट्स हो जाएंगे। तो f हमारे पास -50 z 30 है, तो z की पावर कितनी है 30, तो 30 रूट्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, इजी था ना, रोच थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, देखते, ये रहा, ये तो नहीं लीनियर अलजेब्रा का है हमारा, ये रियल का है, ये भी रियल का है, ये भी रियल का है, बस यही क्वेश्चन थे। ठीक है, यही हमारे क्या थे, पार्ट बी में क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमसे पार्ट बी में पूछे गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमसे पार्ट बी में, यानी कि 4 × 12 नंबर का हमारा कॉम्प्लेक्स था पार्ट बी में। ठीक है, 12 नंबर का दिसंबर 2023 में हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट सी में हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सी में कहाँ से शुरू होगा, ये हमारा शुरू होगा भाई, ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी लीनियर अलजेब्रा का है, ये भी नहीं है, ये भी लीनियर अलजेब्रा है, तो ये हमारा काफ़ी नीचे जाके है, ये रहा 79 नंबर से। ठीक है, 79 नंबर से ये हमारा क्या है, शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या कहता है, फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द काउंटर इंटीग्रल आई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल टू 1 ई की पावर जेड अपॉन में जेड के डी जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। जब हमारे पास आई इज इक्वल टू 1, आई 1 है, के इज इक्वल टू, जब मैंने देखो यहाँ पर बोला एवरी इंटीजर, मतलब इसने स्पेशली ये नहीं बोला कि इंटीजर, हर एक इंटीजर की बात बोली है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। तो हर एक इंटीजर, जब एवरी इंटीजर पूछे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे हमें चेक करना होता है। कई बार बच्चे ना पॉजिटिव पे ही चेक करके खुश हो जाते कि हाँ हमें आंसर मिल गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेती हूँ पॉजिटिव इंटीजर, i1 मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई जेड अपॉन में z1 और मोड जेड इज इक्वल टू 1 डी जेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोच इंटीग्रल फॉर्मूले से सोल्व कर लो, या आप क्या जेड इज इक्वल टू 0 पे इसका पोल है, या फिर रेसिड्यू थ्योरम से। तो मैं रेसिड्यू थ्योरम से करूंगी, तो रेसिड्यू जेड अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा जेड ई रेस टू द पावर जेड अपॉन में जेड, इससे कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आयोटा से, तो रेसिड्यू हमारा 2 पाई आयोटा इंटू में रेसिड्यू, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 2 पाई आयोटा, यानी कि i1 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 पाई आयोटा हमारी आई है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव के लिए चेक करूंगी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ई रेस टू द पावर, मतलब e-1, के को मैंने -1 लिया, तो जेड, और ये हो जाएगा जेड -1 है, तो मैं ऊपर ले आई तो डी जेड। और ये कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। तो कोची थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे हमारी वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। तो इसने बोला है हर एक इंटीजर के आई के हमारा क्या आ जाएगा 0, ये गलत बात है, ए गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसने बोला है इफ आई के इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई के इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। बिल्कुल सही बात है। के ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी कि के इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास तो आई के की वैल्यू क्या आई थी, आई वन की वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई आई थी। तो आई टू भी हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट ट्रू है, नॉन जीरो हमारी वैल्यू आएगी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ से बोला है मोड आई के इज लेस देन इक्वल टू मोड आई के प्लस वन। जब मैं यहाँ पर आई टू निकालती हूँ तो आई टू, वैसे आपको पता है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। ज़्यादा पोल अगर हमारे पास हैं तो मान लो n डिग्री का पोल है हमारे पास, n डिग्री का जो है पोल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिड्यू जेड अप्रोचेस टू जीरो, तो 1 में n-1 फैक्टोरियल डी n-1 में डी जेड की पावर n-1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z-z0 की पावर n इंटू में एफ जेड। ये हमारा क्या होता है, रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला है जब हाईएस्ट डिग्री है। तो मैं यहाँ पर I2 निकाल रही हूँ, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रही हूँ, 2, यानी कि n की वैल्यू 2 यहाँ पर रख रही हूँ। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 2 जीरो, ठीक है, जीरो पे निकल रहा है, 2 हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा d1 में डी जेड वन, 2 - 1 होता है ना 1, और ये हो जाएगा हमारा z-z0 यानी कि z-0 की पावर n है यानी कि 2, और e की पावर z और z 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा। रेसिड्यू वैसे तो इसका 1 निकलेगा, लेकिन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो I2 हमारा क्या आ गया, 2 पाई आयोटा। क्या आ गया हमारा, 2 पाई आयोटा। अब I2 हमारा 2 पाई आयोटा आ गया। तो सिमिलरली I3 जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो I3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से हमारी आ जाएगी पाई आयोटा। क्या आ जाएगी, I3 की वैल्यू पाई आयोटा। अब हमें पता है कि I2 और I3 ये हमारा है 2 पाई आयोटा और ये हमारा है पाई आयोटा, तो इनमें कोई हम कंपैरिजन यहाँ पर नहीं कर सकते। कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन करना बेफिजूल की बात होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन हम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसने मोड लगाया है। तो मोड लगा दो, यहाँ पर भी मोड लगा दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई और ये वैल्यू हो जाएगी पाई। तो क्लियरली कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, यानी कि मोड ऑफ I2 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ I3। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि I2 इज लेस देन I3 होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है फॉर एवरी इंटीजर के लिए। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत है, ए ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। अब लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ आई के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो आई के आप निकालो, आई के जब निकालोगे तो आई के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वही फॉर्मूला लगाओ, 1/k-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू में यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, इनटू में 1 आ जाएगी जब उसको सोल्व करेंगे जेड अप्रोचेस टू 0 पे। तो ये हमारी आई के की वैल्यू आ गई। अब आई के मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पाई आयोटा अपॉन में k-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चूंकि मोड लगाया है तो मोड लगा दो, लिमिट भी लगा दो के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, लिमिट जब लगाएंगे k-1 फैक्टोरियल, के की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू में 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, और वो कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में, ए, सी और डी गलत है। और क्यों गलत है इनका रीजन मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन का रीजन अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ फीडबैक जरूर देना अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है आपको, नेट के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट जरूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, ये रहा 84 नंबर। 84 नंबर क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमसे क्या कहता है, लेट ω1 इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 एंड ω2 इज इक्वल टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू कौन सी है, तो इसने बोला देखो सब में देर एग्जिस्ट होलोमोर्फिक और होलोमोर्फिक, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव एक बार तो बोला है ω1 से ω2, बिल्कुल सही बात है, स्टिक रिजल्ट है ये, स्टार लगा के इसको याद कर लेना रिजल्ट को। पहला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। देयर एग्जिस्ट ए होलोमोर्फिक सब्जेक्टिव मैप, क्या बोला है,
सरजेक्टिव मैप यानी कि ऑन टू कहाँ से, सिग्मा 1 से लेके सिग्मा 2, यानी कि यहाँ पर तो है मोड जेड लेस देन 1 और यहाँ पर है पूरा कंप्लीट सी, और ये ऑन टू हमें बताना है। तो मतलब ओमेगा 1 यहाँ पर मैप करेगा ओमेगा 2 पर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। और ऑन टू की कंडीशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारी क्या है, एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि जो हमारी ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन डिस्क है, हम एक एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं जो पूरे सी को जो है मैप कर देगा। हम ओपन यूनिट डिस्क से मतलब सॉरी ओपन डिस्क से हम एक ऐसा सेट फंक्शन बना सकते हैं होलोमॉर्फिक, जो होलोमॉर्फिक का मतलब जो फंक्शन एनालिटिक है, ऐसा एनालिटिक फंक्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं, होलोमॉर्फिक भी ले सकते हैं, होलोमॉर्फिक ही हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ओपन डिस्क से हम ऐसा एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं, सोच सकते हैं, जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कर ले, मैप कर ले, ठीक है। तो हर एक मतलब कॉम्प्लेक्स के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारी जो है यूनिट डिस्क इसमें ओपन डिस्क में जो है एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ मैं आपको बाद में मतलब एग्जाम जब आपका हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ये ओपन डिस्क जो है कॉम्प्लेक्स को मैप करती है। तो उसके लिए हमें जो है एग्जाम्पल यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और सोचने का भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और मैं बताऊंगी तो आप लोग करके देखेंगे तो उतना भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा होलोमॉर्फिक्स ऑन टू फंक्शन जो कि यूनिट डिस्क को पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या कर देगा, मैप कर देगा। और ये बार बार मैं यूनिट डिस्क बोल रही हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वो गलती से निकल जाता है, ठीक है। ये ओपन डिस्क है, ठीक है, ओपन डिस्क है, ठीक है। आ गया समझ में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका क्लियरली हमारा रिजल्ट से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी सरजेक्टिव मैप बनेगा क्या, सीट से लेके कहाँ तक, ओमेगा 1 तक, ठीक है। मतलब हमारे पास एफ बनेगा, ये मैं अब इसकी बात कर रही हूँ बी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की, ठीक है, बी और डी ऑप्शन की। एफ कहाँ से डिफाइन है, दोनों में, बी और डी में। क्या बोला है देखो, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव हमें बताना है, ठीक है। कहाँ से, सिग्मा 2 से सिग्मा 1 पर दोनों डिफाइन है। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल मतलब एक ही कंसेप्ट से आपके दोनों ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए एफ हमारे पास क्या है, सिग्मा 2 यानी कि सी से लेके हमारे पास मोड जेड लेस देन 1 तक ये डिफाइन है, ठीक है। अब ये डिफाइन है, अब आपको एक रिजल्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये गिवन क्या है हमारे पास, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन की तो इसने मतलब बोला ही है, होलोमॉर्फिक बोला है कि एग्जिस्ट करवाना है, होलोमॉर्फिक का मतलब एंटायर, ठीक है। तो अब ये क्या बोला है इसने, अब यहाँ से इसने बोला है कि देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक और देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मैप कहाँ से, सिग्मा 2 यानी कि कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। सिग्मा 2 पर ये फंक्शन कैसा है, हमारा एंटायर फंक्शन है, हमें ऐसा मतलब बोला गया है। और हमें ये बताना है कि इसमें इंजेक्टिव और सजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये फंक्शन हो गया एंटायर। अब ये एंटायर हमारा हो गया यहाँ पर। तो अब ये एक बात और याद रखना, अगर कोई फंक्शन सी के ऊपर एनालिटिक डिफाइन होता है तो वो एंटायर फंक्शन बन जाता है। सी के ऊपर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो पूरा क्या बन जाएगा, एंटायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, हमारा एंटायर बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा एंटायर फंक्शन है कहाँ पर, सी पर, सी पर एंटायर है। और लेकिन जब इसकी इमेज हमारी जाएगी कहाँ पर, मोड जेड लेस देन 1 पर, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी बाउंडेड बन जाएगी, यानी कि पूरा एफ ऑफ सी कि जो इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, लेस देन 1, यानी कि कैसा हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, ये एंटायर है इसकी डोमेन, और कोड जब इसकी इमेज आएगी वो कैसे आएगी, बाउंडेड। तो एंटायर प्लस बाउंडेड लियोविल थ्योरम से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, फंक्शन कांस्टेंट होता है। और फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ के मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी के, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन हमारा 1 1 और 2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है, 1 1 और 2 नहीं बनेगा। तो बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन हमारा रिजल्ट से ट्रू हो गया। अब सी बोला है इसने इंजेक्टिव मैप, क्या बोला है, एफ कहाँ से, एफ बोला है मोड जेड लेस देन 1 से कहाँ तक, पूरा सी कॉम्प्लेक्स प्लेन तक, ठीक है, ये बोला है। अब यहाँ से मोड जेड क्या है, लेस देन 1 है, और कहाँ पर सी तक हमें डिफाइन करना है। तो अब यहाँ से आप देखिए, अभी मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कि जो ओपन डिस्क है वो पूरे, हम एक एनालिटिक्स ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो पूरे सी को क्या कर दे, मैप कर दे, ठीक है। तो पूरे सी को मैप कर देगी तो ये फंक्शन हमारा कैसा बन जाएगा, ये रिजल्ट से, ए रिजल्ट से हमारा ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और इंजेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर जो है रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट,
ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। रिजल्ट से तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर डायरेक्ट ही हो गए ट्रू, और बी और डी क्यों नहीं होंगे वो मैंने बता दिया। एंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा बनेगा, और कॉन्स्टेंट फंक्शन 1/1/2 हमारा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, किस डोमेन पे जो हमारे पास ये डिफाइन है ना, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आ गया ना समझ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लीनियर का है, ये भी हमारा लीनियर का है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिजल्ट यहाँ पर लगेंगे। एक्स इज ए अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी। एक्स हमारा अनकाउंटेबल सबसेट है किसका, सी का। ठीक है, अनकाउंटेबल सबसेट है। एफ सी टू सी भी हमारे पास क्या है, एक एंटायर फंक्शन गिवन है। क्या है, एंटायर फंक्शन गिवन है। अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स पर प्लेन पर एंटायर गिवन है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइटली टाइम क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इनफाइनाइटली टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। Assume that for every z belongs to x, every z belongs to x, there exists an integer n greater than equal to 1 such that f and z is equal to 0। तो हमारे पास n greater than equal to 1 पे कोई एक एग्जिस्ट करेगा इंटीजर जहां पर f एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कोई भी हो सकता है, मतलब सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की कुछ एक वैल्यू के लिए हमारे पास f एंड z इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पॉसिबल है, ऐसा इसने बोला है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरी, इसने बोला है नेसेसरी ट्रू, कि हमेशा ट्रू कौन सी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, मस्ट। तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एच जेड इज इक्वल टू एफ एन जेड। क्या नाम दे दिया, एफ एन जेड हमने दे दिया। और ये कैसा फंक्शन हमारे पास गिवन है, एंटायर फंक्शन है। ये हमारे पास कैसा है, एंटायर फंक्शन है। ठीक है, एंटायर फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल है, एच फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट एफ एन जेड इज इक्वल टू 0। तो एच जेड इज इक्वल टू हमारा 0 फॉर ऑल, कब, जेड बिलोंग्स टू एक्स, एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए। ठीक है, अब ये जेड क्या है, अनकाउंटेबल सबसेट है किसका, सी का। सी का अनकाउंटेबल सबसेट है, तो अनकाउंटेबल सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यानी कि इसके पास क्या है, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट है। अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट है तो यहाँ से आइडेंटिटी थ्योरम मैं लगाऊंगी, बाय आइडेंटिटी थ्योरम। तो एच जेड जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के लिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, क्योंकि एक्स जो है किसका अनकाउंटेबल सबसेट है, सी का। तो जो भी लिमिट पॉइंट होंगे अनकाउंटेबल जो भी होंगे तो वो रहेंगे तो पूरे एक्स के अंदर ही, जो सारे लिमिट पॉइंट हैं वो किस सेट के अंदर रहेंगे, एक्स के रहेंगे। और एक्स किसका सबसेट है, सी का। तो यानी कि अनकाउंटेबल सेट के अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हो गए। तो यानी कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, आइडेंटिटी थ्योरम के लिए एच जेड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0 हमारा हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा इक्विवेलेंट 0 हो गया आइडेंटिटी थ्योरम से। तो अब यहाँ से एफ, यहाँ से हमारा एच जेड इज आइडेंटिटिकली 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से एफ एन जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पर लिया, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करूंगी तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के इक्वल हमारा आ जाएगा। ठीक है, सम कांस्टेंट के इक्वल हमारा आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा एक पोलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। n इज इक्वल टू 3 के लिए 2 डिग्री का हमारा पोलिनोमियल बन जाएगा। तो ऐसे हमारा बन जाएगा। अब इसने बोला f इज इक्वल टू 0, नहीं, f तो हमारा अभी हमने सोल्व करा है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा f क्या आया है, कॉन्स्टेंट आया है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसने बोला है कि फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट एफ एन जेड इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो फंक्शन आया है एफ ऑफ जेड क्या आया, कॉन्स्टेंट आया है। किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, और एफ जेड इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू के फॉर n इज इक्वल टू 1। और n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या फंक्शन आया, एफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया है के जेड प्लस सी टाइप का। ठीक है, ये हमारे पास आया है। तो इसने बोला है एफ इज ए कॉन्स्टेंट, तो हर हाल में फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारा लीनियर फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल टाइप में कुछ आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 2 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा, 3 डिग्री का पोलिनोमियल ऐसे आएगा। तो हर बार हमारा कांस्टेंट तो नहीं आ रहा ना, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट आया, तो हर बार नेसेसरी का मतलब होता है मस्ट बी ट्रू, तो मतलब हर हाल में वो ट्रू हुई है, नहीं। तो बी ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ए और बी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। पोलिनोमियल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब इसने बोला है देयर एग्जिस्ट ए कॉम्पैक्ट सबसेट, एक हमारे पास एक ऐसा कोई कॉम्पैक्ट सबसेट एग्जिस्ट करेगा के ऑफ सी सच दैट, उसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो कैसी होगी, नॉट कॉम्पैक्ट होगी। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिख दिया, और वो क्या लिया, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया, एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लिया। और आइडेंटिटी फंक्शन ये हमारा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, कॉम्पैक्ट सेट
को कॉम्पैक्ट में मैप करेगा, कनेक्टेड को कनेक्टेड में, जो हमने रिजल्ट पढ़ा था रियल में, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट सेट को किस में मैप करेगा, कॉम्पैक्ट में। और इनवर्स इमेज इसकी क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स के किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास के इक्वल आ जाएगी। इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्पैक्ट बन जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन इसका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसा एक कॉम्पैक्ट सबसेट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर जिसकी इनवर्स इमेज हमारी क्या आ रही है, कॉम्पैक्ट आ रही है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। तो ए, बी और सी तीन ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमसे और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 98 हो गया, ये भी नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, ये हमारे उसके हैं रियल के ग्रुप थ्योरी के आगे कुछ क्वेश्चंस, और ये भी नहीं है, ये भी हमारा रियल एनालिसिस का है, रियल का ही है ना ये भी, हाँ। यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ सी रियल का है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यहाँ पर पूछा गया, ये भी हमारा रियल का है। तो चलिए बस यही थे। तो मतलब हमसे टोटल जो है 3 क्वेश्चन जो है हमसे पार्ट सी में पूछे गए हैं। पार्ट सी में 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हमसे पार्ट बी में पूछे गए थे। तो इसका मतलब 3 × 4.75, ये तो हमारा हो गया 14.25 मार्क्स का, और 4 3 12 नंबर का ये हो गया। तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमसे पूछा गया था 26.25 मार्क्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा जो है दिसंबर 2023 में को कितने नंबर का पूछा गया था, 26.25 मार्क्स का था। ठीक है, तो कल हम जो है रियल एनालिसिस यहाँ पर शुरू करेंगे। रियल एनालिसिस हमारा यहाँ पर रहेगा कल। रियल एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जून 2023 का एग्ज़ाम था वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। कल हमारे रियल एनालिसिस यहाँ पर दिसंबर 2023 का, फिर ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, रियल एनालिसिस वाली क्लास में। और कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगा इन क्वेश्चंस पेपर का सारा जो है कंप्लीट PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझाया हुआ समझ में आ रहा है। कोई भी कमी लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बताइए। ठीक है, फीडबैक का मतलब ये नहीं कि ये नहीं कि हर बार आपको पॉजिटिव ही रिव्यू देना होता है, नेगेटिव भी आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।